तो चलिए इकोनॉमी को हम सेक्टर वाइज पढ़ते हैं। पहला सेक्टर है अपना एग्रीकल्चर। वन सेकेंड, ये एग्रीकल्चर है, ठीक। इसके बाद इंडस्ट्री पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद सर्विस सेक्टर, फिर जीडीपी वगैरह पढ़ के बजट इकोनॉमिक सर्वे जितना है उसको कंप्लीट करके आपकी इकोनॉमी पूरी होगी, ठीक। अब इसको आराम आराम से आप समझना। ये पूरा मैंने क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो मेन अभी हम कृषि की बात कर रहे हैं, तो कृषि का 24% है, बस इतना ध्यान रखना। डेटा याद रख लेना 2022-23 के हिसाब से, ठीक है, सफिशिएंट है, इतना आप इंट्रोड्यूस इससे कर सकते हो। अब आते हैं एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर है कैसी, तो उसके लिए आपको पहले उसके पास्ट पे जाना पड़ेगा। पास्ट इन सेंस, सपोज ये अपना अगर यूपी है, ठीक है, तो इसमें ये जो वेस्टर्न वाला पार्ट है यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? 1970s 65 के बाद से हो गया था, 1970s तक ये स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ठीक। तो उससे पहले क्या होता था वहां पे, तो उससे पहले देखिए 18वीं सदी में ब्रिटिश ने जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, जिसको वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं, वो स्टार्ट की। तो उसके पहले क्या था कि लोग सस्टेनेंस करते थे, कि जितना भाई उगाया उसको खा लिया, जो थोड़ा बहुत बचा उसको एक दूसरे को बेच के अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो बिल्कुल सही तरीका था, ऑर्गेनिक तरीका था, बढ़िया से सबका काम चल रहा था, ठीक। ब्रिटिश आए, इन्होंने उसका वाणिज्यकरण कर दिया। वाणिज्यकरण मतलब कि भाई इन्होंने करा क्या कि जैसे बाहर इंडिगो की डिमांड है, तो बोलने लगे कि यहाँ पे इंडिगो का कल्टीवेशन होगा। शुगर केन की डिमांड है शुगर की, तो यहाँ पे शुगर केन स्टार्ट करा दिया। तो इन्होंने कॉमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट करा दी। अच्छा, कॉमर्शियल फार्मिंग का आपको मतलब पता है? एक बार चाहे तो आप सर्च कर सकते हो, मैं आपको बताऊं। कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब सिंपली ये है कि आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब आप एज ए किसान जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो वो अपने कंजप्शन के लिए तो शायद ही हो, आपको उसको बेच के मॉनेटरी गेन करना है, मतलब पैसा कमाना है। ये कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। कॉमर्स, कॉमर्स जो है ना इसमें, ये व्यापार को ही बताती है, वाणिज्य को बताती है, ठीक। कि आपको व्यापार करना है मेन कृषि का, ठीक। तो कॉमर्शियल फार्मिंग, अब इसको बढ़ते हैं आगे। 18वीं सदी में ब्रिटिश ने इसको इंट्रोड्यूस किया। हमारी कृषि लगभग लगभग ऐसे खराब होती चली गई, प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन होती गई, और जो फूड क्रॉप थी वो भी कहीं ना कहीं हाशिए पे चली गई, ठीक। अब चलिए इसका एक ग्राफ बनाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये 18th सेंचुरी है, यहां तक बढ़िया प्रोडक्शन चल रहा था। 18th सेंचुरी में आएंगे ब्रिटिश, ये क्या करेंगे, शुगर केन वगैरह और कमर्शियल क्रॉप यहाँ पे लगवानी स्टार्ट करेंगे। तो उससे देखिए शुरू शुरू में थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो बढ़ा, ये प्रोडक्शन है, उत्पादन है। आप इसको चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हो। फिर 19वीं सदी आएगी, 20वीं सदी, तो फिर क्या होगा, जब धीरे धीरे आप एक तरीके की फसल उगाते चलोगे तो प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी। तो ये प्रोडक्टिविटी यहाँ से डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई, ऐसे नीचे आती गई, ठीक। और 20वीं सदी में आपको पता होगा 1940s में बंगाल में फेमाइन पड़ा, और भी जगह फेमाइन पड़ा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी, इस वजह से फेमाइन आने स्टार्ट हो गए। क्योंकि खाने की जितनी भी फसलें थी, जैसे गेहूं चावल, ये तो लगनी कम हो गई, ज्यादातर लगती थी वाणिज्यिक फसलें, और वो फसलें डिपेंड करती थी मार्केट पे, कि मार्केट में उनका क्या रेट है। अब एक किसान है, उसने सपोज इंडिगो का या कॉटन का कल्टीवेशन किया, ठीक है, कॉटन उगाई, मार्केट में अच्छा डिमांड है, अच्छा प्राइस है, तो वो जाके वहां बेच देगा और उससे पैसे कमा लेगा, ठीक है। अगर मार्केट में दाम कम है तो वो क्या करेगा कि जाएगा कम दाम पे बेचेगा। हो सकता है कि दाम बहुत ही कम है तो उसका वो माल लगभग बहुत सस्ते में बिके या नहीं बिके, ठीक। तो फिर उसके पास इनकम एकदम खत्म हो जाएगी और खाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होंगे, ठीक। दूसरा एक किसान है, वो क्या करता है, गेहूं और चावल उगाता है, और उसको उगाने के बाद या तो उसके पास ऑप्शन है वो मार्केट में बेच के पैसा कमा ले। दूसरी चीज, अगर मार्केट में रेट सही नहीं है तो वो गेहूं चावल खुद से खा सकता है, और उससे क्या है, उसको फेमाइन और इन सब की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हुआ क्या 1940s तक, क्योंकि फूड क्रॉप खत्म हो गई थी, इस वजह से फेमाइन की स्थिति बनी। बंगाल में भी फेमाइन आया और इंडिया में भी 1960s आते आते आपको पता है चाइना से वॉर भी हुआ और फेमाइन की स्थिति आ गई, ठीक। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएगी कि भाई हमें मतलब नहीं है कि क्या इसके फायदे और नुकसान होंगे, हमें भाई फूड क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना है। आज हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत सारे नुकसान भी हैं, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ फूड ही वैल्यू रखता था,
तो फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पे 1960s में 60 एकदम लेट 60s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया और प्रोडक्शन देखना एकदम से मार्जिनली हाई पहुंच गया। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है, उसको हम देखते हैं, कोई इशू नहीं। तो ऐसा अपना कुछ ग्राफ बना, आप चाहें तो इसको ड्रॉ कर सकते हो। आई होप आपको एक हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग मिली होगी रिगार्डिंग दिस। ठीक, तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, ये कहाँ हुआ? ये मोस्टली वेस्टर्न यूपी में हुआ तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो इधर फोकस करते हैं। वेस्टर्न यूपी में हुआ, तो वेस्टर्न यूपी के जो फार्मर थे वो काफी प्रोस्परस हो गए, पैसा आ गया उनके पास। ठीक, इनके पास पैसा आया, उस पैसे को फिर ये इन्वेस्ट करेंगे, तो इंडस्ट्री थोड़ी बहुत, ज्यादातर इंडस्ट्री इधर ही आएंगी। ठीक है, तो मोस्टली ये थोड़ा सा डेवलप रीजन है वेस्टर्न यूपी। ठीक है, 1 सेकेंड, ये डेवलप है, आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट दिखा देते हैं इसमें। ठीक, आई होप। अब ईस्टर्न यूपी इधर तो हुआ नहीं, तो ये आपको पता है बैकवर्ड सा रीजन है। इधर ये बुंदेलखंड का ये ड्राईलैंड रीजन है, मालवा, पठार, प्लेटू, इन सब से घिरा हुआ। तो यहाँ भी जो जमीन है बहुत खराब है, जो ग्राफी में उसको बेडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा डाउन है। ठीक, तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। तो अभी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है, वाणिज्यिक कृषि, इसको आप नेगेटिव सेंस में मत लेना, क्योंकि ये बहुत यूज होती है नेगेटिव सेंस में, वैसा नहीं है। यूपी में कॉमर्शियल फार्मिंग बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए 29 लाख हेक्टेयर जमीन पे वहाँ की लगभग शुगर केन होता है, तो कॉमर्शियल फार्मिंग तो वहाँ पहले से हो रही है। तो इसको प्रोस्परस होना यूपी की तरक्की में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन देके जाएगी। ठीक, इसलिए सरकार इसी पे थोड़ा सा और फोकस करती है कि भाई फार्मिंग भी अगर कोई करे तो बहुत साइंटिफिक तरीके से करे, ताकि प्रोडक्टिविटी और ये सब उसकी बढ़ जाए। ठीक, देखिए हमने ये देखा, अब पास्ट हमने देख लिया है। इसको आप इंग्लिश में अगर एक पॉइंट लिखना हो तो ऐतिहासिक कारण लिख लेना। ठीक है, ये आपको ऐसा लग रहा हो कि ये इंग्लिश में इन्होंने लिखा हुआ है, ये बस टेक्स्ट है, हिंदी में ही समझाऊंगा मैं आपको, और हिंदी में ऐसे ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे आपको कि आप आराम से लिख पाओगे, कोई इशू नहीं। ठीक, तो वाई कमर्शियल फार्मिंग, तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, हेडिंग बना लेना इसका कि कमर्शियल फार्मिंग ही क्यों यूपी में। ठीक है, तो अब आप समझो, यूपी में या कहीं भी लैंड देखिए धीरे धीरे कम होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो लैंड कम है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। ठीक है, जब प्रोडक्शन कम हो रहा है और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इस गैप को कौन फिल करेगा? फिर से फेमाइन जैसी कंडीशन आ जाएगी। तो इसको फिल करेगी प्रोडक्टिविटी, कि भाई उत्पादकता बढ़ जाए। उत्पादकता कैसे बढ़ेगी? कि भाई उत्पादकता तभी बढ़ेगी जब आप कॉमर्शियल फार्मिंग करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक होके प्रोड्यूस करोगे अपनी फसल का। ठीक, तो उससे क्या होगा? अब यूपी के कंटेक्स्ट में आते हैं। देखिए लैंड वहाँ भी कम हो रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसकी वजह से जॉब की समस्याएं हैं, और जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैं, ठीक है, लगभग 70% गाँव में ही रहते हैं, तो गाँव में ही यूथ है वहाँ का। तो अगर कॉमर्शियल फार्मिंग सक्सेस हो जाए तो आपको नहीं लगता कि यूथ को जॉब भी मिल जाएगी, रूरल डेवलपमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, जो फूड का क्राइसिस आने की सिचुएशन बनती है वो भी खत्म हो जाएगी, और एक तरह से यूपी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब देखिए और बताऊंगा, ये इंडस्ट्री से इसको कनेक्ट करेंगे लेकिन वो बाद में। तो अगला पॉइंट अपना इसी से रिलेटेड है, 60% एग्रीकल्चर। ठीक है, यूपी के लगभग 60% लोग कृषि में एंगेज है। ठीक, तो उसी वजह से जब इतनी बड़ा चंक सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो उसको अगर आपने थोड़ा सा साइंटिफिक बनाया और ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिव बनाया और ज़्यादा यूथ का इन्वॉल्वमेंट किया, तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस हो जाएगी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को हमें प्रोड्यूस करके देना है। ठीक, अगला चलिए, अब यूथ, ठीक है, यूथ को ये बात समझ में आई, वो गांव में रह के अपनी कृषि करनी स्टार्ट की। तो अगला जो एक है वो है कि मार्केट। आपको वो यूथ क्या है, मार्केट को भी समझेगा। कैसे? कि अभी मार्केट में आप देखा होगा आपने, मोटे अनाज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मिलेट्स। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं, और ये कैसी भी ज़मीन पे हो सकता है। तो अक्रॉस द यूपी, चाहे वो खराब ज़मीन हो, बंजर हो, कैसी भी हो, वहाँ पे मिलेट्स का प्रोडक्शन आराम से हो जाता है। तो और ऊपर से ये सॉइल को भी हार्म नहीं पहुंचाता है। तो ये एक बहुत बढ़िया सिस्टम है जिसको यूथ ज़्यादा से ज़्यादा अगर एडॉप्ट कर ले
तो यूपी की हालत बहुत सस्टेनेबल हो जाएगी, प्रोडक्टिव तो होगी ही होगी, सस्टेनेबल हो जाएगी। प्लस अब मिलेट्स के क्या रेट भी बहुत हाई है, ये जब मार्केट में जाएंगे तो इससे ज़्यादा पैसा भी आएगा, अर्निंग भी होगी, ठीक। तो डबल फायदे हैं। उसके बाद आपने देखिए यूथ भी एंगेज है, मार्केट की उसको समझ होगी, बाहर वो प्रोड्यूस भी कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अब सपोज उसने मिलेट्स में, मैं बोलता हूँ चना, ठीक है, चना है। एक मोटा अनाज में आप ले सकते हो चौलाई, आपने सुना है नाम, बर्नार्ड मिलेट्स जिसको बोलते हैं। तो ये दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्ट्री लगा दी इसने छोटी सी, चाहे एमएसएमई लगाई हो। अब इस चने को यहाँ पे प्रोसेस करता है, चाहे उसका चूरन बनाए, बेसन बनाए, और फिर उसको पैक करके एक्सपोर्ट कर दे, बिल्कुल ठीक है। इस चौलाई का भी कुछ ऐसा सिस्टम बनाए, कुछ ऐसी खाने की चीज़ बनाए जो ज़्यादा हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो, और उसको ज़्यादा टाइम तक उसकी शेल्फ लाइफ हो, मीन्स वो ख़राब ना हो। तो उससे क्या होगा, आप लंबी दूरी तक एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो उससे देखिए कितने ज़्यादा फायदे हुए। तो इस तरह से एक माइक्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा यूपी में और यूपी के गाँव में। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद यूपी में लगभग 90% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। कैसे फार्मर है, स्मॉल और मार्जिनल, आपको डिफरेंस पता नहीं होगा। स्मॉल और मार्जिनल, जिसको लघु और सीमांत, मार्जिनल को बोलते हैं सीमांत, स्मॉल को बोलते हैं लघु। तो लघु कौन होते हैं, जिनकी पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है या 2 तक होती है, ठीक। सीमांत कौन होते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम होती है। तो ये आपको समझ में आया। तो ऐसे लगभग 90% से भी ज़्यादा किसान लघु और सीमांत हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि उनके पास लैंड के बहुत छोटे 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 टुकड़े हैं। तो अगर वो लैंड एक कंसोलिडेट हो जाए, चकबंदी जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े चक बन जाए, तो उससे क्या होगा, बहुत साइंटिफिक तरीके से मॉडर्न वे में प्रोड्यूस किया जा सकता है। उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और जो साइंटिफिक यूज़ है एग्रीकल्चर में वो भी आप ज़्यादा बढ़ा पाओगे। जैसे ड्रिप इरिगेशन, अब छोटे से खेत के लिए आप ट्यूबवेल कहाँ से क्यों कराओगे 1 एकड़ के लिए। अगर वो भाई 100 एकड़ का खेत है तो आप उसमें 2-3 ट्यूबवेल करा के बढ़िया से उसको मैनेज कर सकते हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन से कर सकते हो। तो जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड है ये बहुत पुराना मुद्दा है, अभी भी ये चल रहा है और होना भी चाहिए, ठीक। उसके बाद एक पॉइंट बचता है अपना कि चलिए आपने ये सब करके कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेके पे जमीन लेके भी आपने प्रोड्यूस किया, तो प्रोड्यूस क्या कर रहे हो, ये भी तो बात है। आपको डाइवर्सिफाई प्रोड्यूस करना है। कैसा, विविधीकरण जिसको बोलते हैं, कृषि विविधीकरण। कैसे, कि सिर्फ आप ऐसा मत करो कि आप गन्ना लगा रहे हो, सपोज गन्ने के सीजन में मेंथा मेंथा ऑयल जो होता है वो भी गन्ने के बीच में लगाओ, ताकि आपकी जो क्रॉप है उसको एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन मिले, प्लस जो क्लाइमेट रेजिलियंस है वो भी है। कैसे, कि भाई अगर किसी वजह से गन्ने को पेस्ट अटैक हो जाता है या कोई और अटैक हो जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, तो मेंथा है जो आपको बचा लेगा, या फिर मेंथा खराब हो जाए तो आपको गन्ना बचा सकता है। दोनों में से कोई ना कोई आपको हेल्प करके जाएंगे, आप एकदम से खत्म नहीं होगी, ठीक। दूसरी चीज, जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी इससे इंप्रूव होती है, ठीक है, क्योंकि 2 क्रॉप आपने लगाई, दोनों अपने अपने उनके एडवांटेज हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। तो ये आई होप आपको बात समझ में आई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है एग्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी। अब मुझे नहीं पता कि ये सब पॉलिसी आपको कितनी याद रहती है, या कुछ भी याद रहे या नहीं रहे। मैं आपको चलिए कोई भी पॉलिसी बनाना ही सिखाता हूँ। पॉलिसी बनती कैसे, आपको कुछ भी पॉलिसी पूछे आपको एटलीस्ट बनानी आ जाएगी, तो फिर आप कुछ भी बना के लिखाओगे, ठीक। अब कोई सी भी आपको नीति बनानी है, ठीक, एक कोई नीति बनानी है, जाना तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में काम तो यही करना है, तो नीति बनानी है। उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको अपना यूपी पीसीएस का पेपर पास करना है, उसकी आपको नीति बनानी है, तो आप क्या करोगे। ये चलिए इसकी नीति तो आप फिर भी समझ जाओगे, मैं आपको बताऊं, आपको पेपर लीक जो हो रहा है उसको रोकना है, उसकी आपको नीति बनानी है। तो आप कैसे बनाओगे, आप पहले देखोगे कि कितने बच्चे स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं, कितने वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आप क्या सोचोगे, अच्छा जो वहाँ पे गए एग्ज़ाम देने, तो एग्ज़ाम स्कूल या कॉलेजेस की हालत कैसी है, ठीक है, वहाँ पे टीचर कैसे हैं, ठीक। और उसके बाद क्या देखोगे कि भाई लॉजिस्टिक कैसे मैनेज करना है, कि जो पेपर है वो पेपर हम पहुँचाएंगे कैसे ताकि वो टाइम पे पहुँचे और लीक ना हो। तो लीकेज जो है
उसको भी आप खत्म करोगे, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें इन्वॉल्व करोगे, तभी जाके तो आप पेपर बना पाओगे। ये आपकी पॉलिसी बनी। तो आपकी पॉलिसी इसी के अराउंड घूमेगी कि भाई लॉजिस्टिक के लिए हम ये प्रोविज़न करते हैं, ठीक है, कॉलेजेस के लिए ये प्रोविज़न है, स्टूडेंट को भाई अपना एडमिट कार्ड, आईडी वाईडी ये सब लेके जानी है, ठीक है। तो वो एक पॉलिसी है, लेकिन वो तो एक कॉमन सी वेग सी पॉलिसी है। आते हैं स्पेसिफिक पॉलिसी पे। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, बस पहले कीवर्ड पकड़ना है, एग्रीकल्चर। अगला है एक्सपोर्ट, कि हमें क्या है ना, बाहर माल भेजना है, ठीक। तो पहली चीज, आप कुछ तो आपको बेसिक डेटा आपको पता होंगे कि भाई कितनी यूपी में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, ठीक है। वो पूरा बेसिक जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए था वो वहां से मिला। अब मैं आपको बताता हूँ पॉलिसी बनेगी कैसे। आप खुद सोचना कि आपको बाहर कोई माल बेचना है, बेचना भी है और भेजना भी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे पहले कि भाई वो यूपी में प्रोड्यूस तो हो, पैदा तो हो, चलिए पैदा हो गया। उसके बाद कि भाई वो बाहर जाएगा मार्केट में, तो मार्केट का आप देखोगे। तीसरा आप काम देखोगे कि यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, मार्केट में पहुँच गया, तो इसमें जो जाने में जो चीज़ें लगी, जो लॉजिस्टिक लगी, जो इंफ्रा लगा, उसको मुझे कैसे देखना है, मैनेज करना है। बस ये 3 चीज़ें हैं, ठीक। अब इन 3 में आप प्रोविज़न करोगे कैसे, कि जो प्रोडक्शन है भाई, कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, आप उसको देखोगे कि भाई ये प्रोड्यूस जो हो रहा है इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े पहले तो, क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन इतनी है, अगर प्रोडक्टिविटी कम रही तो वो खुद ही खा जाएंगे जो भी प्रोड्यूस किया है, बाहर क्या भेजेंगे। तो पहले आप प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दोगे, चलिए प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई। फिर क्या ध्यान दोगे कि भाई उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए, है ना। भाई क्वालिटी होगी तभी तो बाहर भेज पाओगे, बाहर वरना कौन खरीदेगा आपसे। तीसरी चीज आप क्या देखोगे कि भाई ये प्रोडक्टिविटी क्वालिटी होगी, लेकिन एक ऐसी कोई चीज बना दे, एरिया वाइज डिसाइड कर दे हम कि भाई इस एरिया में ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, ताकि कृषि में ऐसा तो नहीं है कि एक जगह पे सारी फसलें हो जाएंगी, कहीं पे आम होगा, कहीं पे नाशपाती होगी, कहीं पे कुछ होगा। तो पूरे जोन डिसाइड कर लो कि अच्छा इस जोन में ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो एकदम क्लियर कट हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि भाई आम का प्रोडक्शन इस बार इस जोन में कितना हुआ है। तो ये 3 चीजें आपने की। अब मार्केट ढूंढोगे, आपकी मार्केट में कहाँ, पहले तो आप देखोगे कि इंडियन में ही इसका मार्केट कहाँ है, कि अदर स्टेट में हम एक्सपोर्ट करना है हमें। फिर दुनिया में आप देखोगे कि क्या यूएसए करना है, यूरोप में करना है, अफ्रीका में करना है, कहाँ करना है। और तीसरी चीज आप देखोगे कि भाई क्या करना है, भाई प्रोड्यूस तो आपने कर लिया, भेज भी दिया, लेकिन क्या भेजा वो भी तो वैल्यू है उसकी भी। और फिर आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। तो चलिए इसी को आप समझते हैं इस पॉइंट से, ठीक। प्रोडक्शन, तो आपको सबसे पहले प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा कि भाई आपको वहाँ पे जो फार्म सब्सिडी वगैरह आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है, ताकि किसानों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप पैसा दोगे, फाइनेंस उन्हें प्रोवाइड करोगे, ताकि भाई वो कम से कम खेती में लगा पाए, ठीक है। आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा पाओगे, ताकि कम लैंड रिसोर्स में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो पाए। तो इन तीनों को, इन सबको मिला के यूथ को इन्वॉल्व करोगे, तो इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ा। और प्रोडक्शन इतना बढ़ा कि जितनी यूपी की 20 करोड़ जनता है वो तो उसको कंज्यूम कर ही लेगी, जो बच जाएगा हमें उसको एक्सपोर्ट भी करना है, ठीक, इतना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो अब आपका ये प्रोड्यूस हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे आप, मैंने आपसे बोला था क्वालिटी, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया है। तो आप क्वालिटी प्रोवाइड देखोगे, भाई एफएसएसआई से मार्किंग कराओगे इस जगह की, यहाँ के आम बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। जीआई टैग दोगे कि भाई डैश जगह को, जो बनारस की है या फिर वेस्टर्न यूपी की है, हम जीआई टैग देते हैं, मतलब एक पहचान देते हैं कि ये जो चीज़ है, जैसे पेठा है, तो वो भाई आगरा का बहुत बढ़िया है। तो कोई भी अगर यूपी आए, उसे पेठा खाने का मन है, तो वो मिर्जापुर में क्यों घूमेगा, वो आगरा की तरफ जाएगा, ठीक। या फिर हमें भेजना भी है तो हम आगरा से ज़्यादा अच्छे से बना के भेज पाएंगे, उधर ही जितनी फैक्ट्री इंडस्ट्री है लगाएंगे रिगार्डिंग पेठा, ठीक। तो आपने क्वालिटी पे ध्यान दिया। फिर है पार्क, कि आपने वही पार्क बना दिया, उन्हीं चीज़ों को एक तरीके से पार्क में कन्वर्ट कर दिया, ताकि लॉजिस्टिक का इशू ना हो। अभी देखेंगे इसको, चलिए यूपी का सपोज ये मैप है, तो इन्होंने बनाई भी हैं 4 पार्क हैं। जैसे एक ये सहारनपुर वाला पार्क है, ठीक, यहाँ पे क्या होता है, आम, ठीक। अगला है आगरा जोन, ये इधर आगरा ले लो, ये जिले तुम आसपास के देख लेना, ठीक है, एक दो मेंशन कर देना कि बुलंदशहर, मेरठ, बस काम खत्म। वो ये नहीं पूछेगा आपको, ये डायग्राम अगर ड्रॉ कर दिया आपने तो बस आपका काम हो जाएगा। अगला है आगरा वाला जोन, इसमें ये किस लिए फेमस है, ये आलू के लिए फेमस है,
ठीक है, तो यहाँ से हम आलू को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। फिर एक ये लखनऊ वाला है, ठीक है, लखनऊ में भी लगभग, और ये बाकी जो बचा यहाँ से भी आम का एक जोन डिसाइड किया हुआ है। ठीक, तो ये 3-4 जोन है। ये तो एक जोन हुए, मीन्स आपने डिसाइड कर लिया, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। कुछ सरकार एग्री पार्क भी बना रही है, ये स्पेसिफिक है, ये आपने याद रखना है। कैसे? एक तो लखनऊ में बना रही है, ये प्री में भी काम आएगा। दूसरा बनारस में, बनारस। तीसरा हापुड़, हापुड़। चौथा सहारनपुर, सहारनपुर। तो देखिए 2 वेस्टर्न यूपी के हैं, 2 ईस्टर्न यूपी के हैं। ठीक, 4 ऐसे याद हो गए। एग्रो पार्क बना दिए कि भाई यहाँ पूरा एक पार्क है, यहाँ पर जितना भी एग्रो का प्रोड्यूस हो रहा है, आना जाना सब यहाँ से मैनेज हम कर लेंगे। ठीक, तो आपका ये वाला पोर्ट हुआ। चलिए, अब ये सब आपने इधर वाला पार्ट देख लिया यहाँ से। अब बचता है डिमांड साइड, कि अब आपको देखना है डिमांड क्या है। जैसे कि इंडियन स्टेट में, कि भाई नॉर्थ ईस्ट में क्या माल जाना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है, आप अगर आम भेजते हो तो वहाँ पे आम कम होते हैं। हमने आम यहाँ से भेज दिया तो आपको एक बार यहाँ की डिमांड पता चलेगी कि नॉर्थ ईस्ट की डिमांड ये है और हम इतना प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो आपने पहले तो अपने इंडिया में ही भेजा। ठीक, फिर अब देखते हैं आपको वर्ल्ड में भी भेजना है। कैसे? 1 सेकेंड, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। आप ऐसे चाहे तो ड्रॉ करके अपनी बातों को और सही तरीके से रख सकते हैं। इसको इरेज करते हैं। 1 सेकेंड। ये टेढ़ा बनाया है मैप, लेकिन कॉन्टेक्स्ट एकदम सीधा है, कोई इशू नहीं। ठीक, चलिए, अब आपने एक्सपोर्ट करना है तो आप देखिए ये यूएस है। यूएस को क्वालिटी वाला भाई बहुत, जो प्रीमियम क्वालिटी है वहाँ वो एक्सपोर्ट होगी। इधर यूरोप में भी प्रीमियम क्वालिटी एक्सपोर्ट होगी। अफ्रीका में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो जो चीप प्रोडक्ट है भाई, क्वालिटी ठीक है लेकिन चीप, जो सस्ते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पैसे वाले कम लोग हैं, तो आपको चीप प्रोडक्ट करने हैं। ठीक, ऐसे ही अगर आपको सपोज इधर जापान वगैरह में करने हैं तो यहाँ भी आपको अच्छे प्रोडक्ट भेजने पड़ेंगे। ठीक, ब्राज़ील वगैरह में भी आप ठीक है मीडियम वाले भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे आपने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे ये चीज़ें जानी है। ठीक, मार्केट का पता चल गया आपको, अच्छा पैसा मिला यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप देखते हो कि भाई टाइप ऑफ गुड्स, कि आपने जो भेजा उसमें भेजा क्या। कि अगर आपने अफ्रीका को क्या भेजोगे भाई, यहाँ भेजोगे आप जनरल, 1 सेकेंड इसको रेड में करते हैं, आप फूड, फूड भेजोगे। ठीक है, मोटा अनाज, जो चीज़ें सस्ती होंगी और जो इनकी हंगर को सेटिस्फाई कर ले, आप वो ज़्यादा भेजोगे। यूरोप में क्या भेजोगे, जो न्यूट्रिशियस क्रॉप्स हैं, ये फूड है। जैसे भाई मोटे अनाज में भी चौलाई वगैरह, ये सब चीज़ें, बर्नार्ड मिलेट्स और कोडू, कोडू आप जानते हो, देख लेना एक बार सर्च करके। ये सब चीज़ें, इनसे कुछ बना के भेजोगे, ताकि यहाँ पे, क्योंकि न्यूट्रिशियस लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन बाकी चीज़ों का तो है, बस न्यूट्रिशन की वजह से यहाँ पे थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। ठीक, ऊपर से पैसे वाले हैं। यहाँ भी आप मीडियम कुछ भेज सकते हो। तो आपको समझ में आया कि उसी हिसाब से आपको प्रोड्यूस करना है। एक केस स्टडी डालना अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो। कैसे? यहाँ पे लिखा आपने केस। ठीक, यहाँ पे लिखना कि बनारस के पास से, ये मन से बना दो चाहे, लेकिन कुछ भी, कि बनारस के पास एक गांव है, वहाँ पे चावल का प्रोडक्शन होता था पहले नॉर्मली, जिसका रेट नॉर्मली 40 रुपये किलो होता था। ठीक है, 40 रुपये किलो। लेकिन वहाँ के किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने क्या काम करा, लगभग बहुत बड़ा लैंड एक साथ कंसोलिडेट करके और उस पर काले चावल, काले चावल का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। काले चावल की डिमांड ऑस्ट्रेलिया में बहुत थी उस टाइम, अभी भी है। तो वहाँ पे इन्होंने उसको एक्सपोर्ट किया और वहाँ से इनको जो पैसा मिला वो मिला 800 रुपये किलो के हिसाब से। तो कितने टाइम्स हो गया आप खुद सोच लो, इनकी इनकम कितनी बढ़ गई होगी। तो ये फायदा है अवेयरनेस का, साइंटिफिक एग्रीकल्चर का। ठीक, टाइप ऑफ गुड समझ में आ गया। अब आया इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी तो पॉलिसी होनी चाहिए ना, कि जैसे किसान रेल, ठीक है, कृषि उड़ान, मतलब उड़ के आप नॉर्थ ईस्ट पहुंचा दोगे एकदम सामान। ठीक है, थ्रो एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, कृषि उड़ान। और जो हिंटरलैंड में भी है, जो लैंड में है, वाटरवेज से कनेक्टिविटी आप बढ़ाओगे ताकि चीपली आप एक्सपोर्ट कर पाओ। तो आई होप आपको पॉलिसी बनाना आया होगा। ठीक है, नहीं भी आया तो ये तो आप सीख सकते हो। ठीक, अब चैलेंजेस, कि भाई कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में चैलेंजेस क्या है यूपी में। तो एक तो ये कॉमन सा है कि भाई लैंड कम है, वहाँ पे ड्रॉ कर देना, लैंड कम है,
पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लैंड का फ्रेगमेंटेशन कम होना, टुकड़ों में बंटना पीढ़ी टू पीढ़ी, ये अपने आप में दिक्कत है। एग्जाम्पल आप लिख देना कि 90% से ज़्यादा लोग अभी भी मार्जिनल और स्मॉल हैं, लघु और सीमांत फार्मर है। ठीक, पब्लिक का ज़्यादा होना मैंने आपको बोल दिया, ये है एग्जाम्पल आपको कोट करना है। पहली स्लाइड में बताया था लगभग 20 करोड़ जनता है, ऑब्वियसली लिख दोगे आराम से। तो जो फैक्ट है उसको यूज करना ऐसे सीखना है आपने। कंजप्शन, कि भाई इतनी बड़ी जनता है तो सारा माल वही खा जाएगी, तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। मींस जैसे ये हमारा कंजप्शन है यूपी का, तो जो प्रोडक्शन है वो इससे ऊपर जाना चाहिए, प्रोडक्शन ये होना चाहिए, कंजप्शन ये, तभी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो सब कुछ खा जाएंगे। उसके बाद है पैसा, कि देखिए पैसों की एक दिक्कत है, इतने छोटे छोटे किसान हैं, इनके पास पैसे तो है नहीं लगाने के लिए कृषि में, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, वो अच्छी तरीके से फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। फिर है प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस हो भी रहा है उस पर भी थोड़ा सा खतरा बना रहता है कि कभी कोई मानसून की वेगरीज हो गई, प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कभी कोई बीमारी आ गई जैसे अभी गन्ने में चल रही है, तो उसकी वजह से वहाँ का सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर है मार्केट का, कि किसान ने वहाँ जो भी प्रोड्यूस है वो कर भी लिया, जब मार्केट में पहुँचता है तो रेट कम मिलता है, रेट कम मिलेगा तो वो क्या करेगा, वहीं पे फेंक किया जाता है उसको, आपने देखा होगा न्यूज़ में, गुस्से में फेंक के आता है, ठीक है, वैसे नहीं। तो उसकी वजह से देखिए उसकी पूरी जितनी भी सेविंग इनकम सब कुछ लगती है खेती में, और वो ऐसे वेस्ट करके आता है, तो वो डबल ट्रैप में फंसता है। सो ये अपना एग्रीकल्चर का अभी कॉमर्शियल वाला पार्ट हुआ है। ठीक है, अभी इसके बाद फॉरेस्ट्री देखेंगे, सब कुछ आराम आराम से समझते हैं।